हेलो डियर स्टूडेंट, पेपर दिया आपने एमबीआई मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ सेकंड एनसीईआरटी। देखिए अभी जो एनसीईआरटी को लेकर जो लफड़ा चल रहा है, जिसके बार बार वीडियो बनाए जा रहे हैं, जिसमें आपको समझ नहीं रहे आप, ये यूट्यूब का गेम होता है भाई। टीचरों को क्या चाहिए, सब हर आदमी अच्छा कंटेंट थोड़ी दे रहा है। उसमें सिर्फ आप एक चीज़ जान लो कि जो भी अभी चल रहा है कि एनसीईआरटी ने ये डिलीट किया वो डिलीट किया, उस पर बिल्कुल ध्यान दो। अभी उन चैप्टरों को आप होल्ड करो, ठीक है। एक दो बार पढ़ लिए होगे, अभी होल्ड करो। इसके बाद जब आपका नीट का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, एनटीए उस बात को कह देगा कि भैया ये सिलेबस रिड्यूस हुआ। अभी तो मान लीजिए एनसीईआरटी से हटाया तो बोर्ड के पेपर के लिए वो एप्लीकेबल हो गया। जैसे कि बोर्ड के पेपर चल रहे हैं तो उसमें देखा गया कि जैसे केमिस्ट्री के जो भी पेपर अभी रिसेंट चल रहे हैं तो उसमें जो चैप्टर डिलीटेड थे उससे क्वेश्चन नहीं आया। यानी एनसीईआरटी ने जो अप्लाई किया वो सीबीएसई ने मान लिया, ठीक है। लेकिन आपका एनटीए मानता है कि नहीं मानता, एप्लीकेशन फॉर्म के बाद ही क्लियर करेगा। बता देता हूं मैं, आपकी बायोलॉजी की फर्स्ट एनसीईआरटी से 3 चैप्टर डिलीट हुए हैं। आज देख लो एक बार या किसी वीडियो देख लो कहीं भी, लेकिन बार बार मत देखना क्योंकि टाइम वेस्ट करता है सब, ठीक है। 3 चैप्टर कौन कौन से? आपका 2 प्लांट फिजियो से और 1 ह्यूमन फिजियो से पूरी तरह से डिलीटेड हुए हैं। ये पूरी तरह से डिलीटेड है। बाकी बहुत सारे चैप्टर इसके बीच बीच से पॉइंट हटाए गए हैं, वो तो आप बाद में देखिएगा जब आएगा नोटिफिकेशन, ठीक है। डिलीटेड कौन कौन? मिनरल न्यूट्रिशन है, पहले आप वहां ट्रांसपोर्ट इन प्लांट हटाया, फिर मिनरल न्यूट्रिशन प्लांट फिजियो के 2 चैप्टर ये पूरी तरह से डिलीट हो गए। और डाइजेशन, प्यारा सा चैप्टर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, ये मिनरल और डाइजेशन अच्छे चैप्टर थे। ट्रांसपोर्ट तो मान लीजिए पूरी फिजियो पढ़ते हैं तो आप कुछ ना कुछ पॉइंट आपको पता ही चल जाता है, बट मिनरल न्यूट्रिशन और डाइजेशन ट्रांसपोर्ट ये पूरी तरह से डिलीट हो गए हैं। फर्स्ट एनसीईआरटी सेकंड एनसीईआरटी से 3 चैप्टर डिलीट हुए हैं। आपके रिडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, कोई बात नहीं, ऑर्गेनिज्म से डिलीट हो गया। बहुत सारी चीजें आप सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर से सेकंड थर्ड से पढ़ लेते हैं तो रिडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कोई जरूरी नहीं था, ठीक है, डिलीट हुआ। उसके बाद जो सेकंड नंबर यहाँ पे डिलीट हुआ है आपका रिडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के साथ, वो हुआ है आपका स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, स्ट्रेटजी वाला। और थर्ड वाला हुआ है आपका एनवायरमेंटल इशू। तो 3 चैप्टर आपके 12th एनसीईआरटी, 3 चैप्टर 11th एनसीईआरटी ये पूरी तरह से डिलीट कर दिए और मच मेजर टॉपिक्स हटाए गए हैं हर चैप्टर से, ठीक है। तो अब क्या करना है, अभी कुछ भी ध्यान नहीं देना है। अब मोटी मोटी बात आपने ये अकॉर्डिंग टू जो एनसीईआरटी है नवंबर 2022 के बाद जो एनसीईआरटी पब्लिश हो रही है 2022 नवंबर 2022, यानी रिसेंट 2023 में अभी एनसीईआरटी का अब जैसे पीडीएफ में आप देखोगे नेट पे तो ये पूरा चैप्टर दिखा रहा होगा, लेकिन जब आप अभी हार्ड कॉपी खरीदते हो, आ गई है मार्केट में, तो उस पर जो है महज 10-15 दिन पहले ही हार्ड कॉपी आया है, ठीक है। इसीलिए अभी बवाल चल रहा है, तो ठीक है, ध्यान नहीं दो। आइए क्वेश्चन करते हैं। The 2 strands of DNA would be separate and act as a template for synthesis of newly complementary strand after the completion of the replication. Each DNA molecule would have a one parental and newly synthesized strand. This is called. भैया ये बताइए जो टेम्पलेट थे एज अ कॉम्प्लीमेंट्री और टेम्पलेट लेके हम पेरेंटल डीएनए से एक उसका डॉटर डीएनए बनाते थे, डॉटर स्ट्रैंड बनाते थे, तो वो कैसे कंजर्वेटिव रहा था कि डीएनए कंजर्वेटिवली पूरी तरह से कि सेमी कंजर्वेटिव डिस्पर्सिव। तो ये था सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। व्हाट इज सेमी कंजर्वेटिव? देखिए रेप्लिकेशन फॉर्म में सीधा सीधा बनाया है आपका वाई शेप रेप्लिकेशन फॉर्म से यहाँ पे बना हुआ है आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। ये है आपका सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। ऐसे बना हुआ है। ये आपका 3 to 5 डैश, ये है आपका 3 to 5 डैश हो गया, और ये 3 to 5 डैश, 5 डैश टू 3 डैश, 5 डैश टू 3 डैश, ये पूरा ऐसे इसका 3 to 3 पूरा वो है, ठीक है। तो 3 to 5 डैश जो ये वाला स्ट्रैंड है इसे कहते हैं कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। ये कंटिन्यूअस है, जैसे आप पढ़ाई करते हैं कंटिन्यूअसली, पहले कक्षा 3 में गए होंगे, 4 तब 5 में ना, तो 3 to 5 मतलब कंटिन्यूअस है आपकी स्टडी, तो जैसे याद कर सकते हैं कंटिन्यूअस। और 3 to यहां से देखेंगे तो ये 5 to 3 है, ये डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, ठीक है। और ये जो डॉटर डीएनए बना ये पूरा फिगर है आपका रेप्लिकेशन फॉर्म का, और डीएनए आपका होता है सेमी कंजर्वेटिवली रिप्लिकेट, ठीक है। तो याद रखिएगा ये टेम्पलेट डीएनए, इससे बनेगा पेरेंट आपका, होगा जाके फ्रेगमेंट से ये, ठीक। आइए नेक्स्ट वन। तो यही पूछा था कौन से में कहते हैं सेमी कंजर्वेटिवली। डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कल्चर ऑफ द E. coli आफ्टर 40 मिनट, व्हाट विल बी द अमाउंट्स ऑफ द हाइब्रिड अमाउंट ऑफ यार व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ हाइब्रिड डीएनए ऑफ लाइट डीएनए इज अकॉर्डिंग विद द मेसल एंड स्टेहल एक्सपेरिमेंट में 1/3 पार्ट। देखिए जैसे आपकी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपको पता होता है तो सवाल वो आप तुरंत निकाल देते हैं। जैसे कि अगर कहता है कि भैया एक सिस्टम है, उस सिस्टम वर्क कर रहा है, उसका प्रेशर दिया है
340 पास्कल। उसके बाद कह रहा है कि इतने टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, तो 273 केल्विन कर लोगे। फिर उसके बाद ऐसा ऐसा पूरा दिया वर्क और सारी डेटाएं दी है, और छोटा सा एक बात लिख दिया कि आइसोकोरिक पे ये फंक्शन हो रहा है। आइसोकोरिक तो बताइए वर्क डन क्या होगा। वर्क डन होगा इतना, पूरा डेटा लिखा गया है माइनस का 345 243 डैश डैश। तो बच्चा आइसोकोरिक वर्क, आइसोकोरिक मतलब एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो जब यार पता ही है कि आइसोकोरिक में कोई भी वर्क नहीं होता, कितना भी डेटा दिया रहे। आइसोकोरिक मतलब होता है कांस्टेंट वॉल्यूम, और कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क परफॉर्म नहीं होता, नहीं W इक्वल टू 0। तो जो 0 ऑप्शन होगा वो बिना इन सब डेटा को देख ही लगा देगा। तो उसी तरह इसमें भी आपको फंसाने की कोशिश की गई है कि आप 20 मिनट 40 मिनट में हो रहा है, तो एवरी बैक्टीरिया सेल डिवाइड करता है आपका 20 मिनट में। तो बताइए 40 मिनट में कितना बनेगा डीएनए। तो बच्चा याद रखना, मेसेल-स्टेहल एक्सपेरिमेंट के बाद ये पता लगाया गया कि भैया हाइब्रिड डीएनए का जो वो होता है और आपका जो लाइट डीएनए, इनकी अमाउंट सेम बनती है, ठीक है, इक्वल अमाउंट बनता है, कम ज्यादा नहीं। तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ हाइब्रिड डीएनए लाइट डीएनए। तो इक्वल अमाउंट, ऐसा ऑप्शन है 1/3 2/3 1/4 इक्वल अमाउंट। अब देखो आप ऐसे निकालने लगो, कैलकुलेशन करने लगो तो लगेगा 1/3 2/3 फंसाने के लिए। तो इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड डीएनए एंड लाइट डीएनए, ठीक है। The X-ray diffraction data that led to the understanding of the double helix of the DNA was produced by किसके द्वारा मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन ने इसको प्रोड्यूस किया था भाई, एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा। ये चीज याद रखिए। देखिए आपका नीट का पेपर एक्टिव पैसिव है, अगर आपने इसको एक्टिव में बना के पूछा तो यही पैसिव में वो बना के पूछ देंगे आपसे कि मॉरिस एंड विल्किंस रोजालिंड फ्रैंकलिन वाज बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा। तो क्वेश्चन विद आंसर विद क्वेश्चन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आंख बंद करके क्वेश्चन भूल गए आंसर ही रटे भाई, दोनों चीज इंटरलिंक्ड है, नीट में कुछ भी पूछ सकते हैं। लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज, लेंथ ऑफ डीएनए को कैसे आप डिफाइन करते हैं, तो मैंने पूरा स्ट्रक्चर कल के रिवीजन लेक्चर में बताया था कि जब आप नाइट्रोजनस बेस के साथ पेंटोज शुगर में जब आप नाइट्रोजनस बेस फर्स्ट पोजीशन पे जोड़ देते हैं और इधर पूरा आपका 5वें कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देते हैं, तो एक न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। और एक न्यूक्लियोटाइड जो है, और इसी तरह कई सारे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं जो लेंथ ऑफ डीएनए को डिसाइड करते हैं, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड विल डिसाइड द लेंथ ऑफ द डीएनए। अब जैसे यही क्वेश्चन में चलो बना लेते हैं, फिर कहीं भी होगा तो आप फिर से उस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी निकाल देंगे। जैसे पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर बनाइए, पेंटोज शुगर, ये आपकी पेंटोज शुगर हो गई। यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दो, ऐसे लगा दो, ठीक। अब क्या करना है, ये 5वां कार्बन बाहर रहता है, CH2OH, ठीक। यहाँ पे OH H और यहाँ पे H। अब इसका उल्टा करना है, HOH और HOH। अब बच्चा बताओ ये राइबोज शुगर है कि डीऑक्सी राइबोज शुगर है। तो जो लोग अभी तुरंत देख लेंगे कल का लेक्चर बता देंगे भैया, ये कार्बन फर्स्ट है, ये कार्बन सेकंड है, ये कार्बन थर्ड है, ये कार्बन फोर्थ है, और 5वां कार्बन सबसे बाहर होता है, रिंग से बाहर होता है। 5 कार्बन यानी पेंटोज की रिंग है 5 कार्बन की। तो बताया था सेकंड पोजीशन पे अगर ऑक्सीजन लगा है तो वो राइबोज शुगर है, और अगर यहीं से मैं ये ऑक्सीजन डिलीट कर दूंगा, निकाल दूंगा, यानी डी का मतलब होता है रिमूवल, और निकालने के बाद रिमूवल का मतलब होता है कि निकल गया, और यहाँ पे OH हटा दिया जाए, OH हटा देते हैं तो आप H और यहाँ पे OH बचता है, यानी यहाँ सेकंड पोजीशन से ऑक्सीजन निकल गई, यानी डीऑक्सी हो गई। ये अब क्या बन जाएगी, डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो ये डीऑक्सी अगर वो लगा दोगे तो राइबोज शुगर, यानी डीऑक्सी राइबोज शुगर। ये शुगर हो गई पेंटोज शुगर, कोई भी हो, ऑक्सी हो या डीऑक्सी हो, में आरएनए बनाने डीएनए पर डिपेंड करेगा कौन सी शुगर आप उठाते हैं। उसके बाद इसके फर्स्ट कार्बन पे, यहाँ फर्स्ट कार्बन पे आप क्या जोड़ेंगे, नाइट्रोजनस बेस जोड़ेंगे। डीएनए है तो याद रखिएगा यूरासिल नहीं लेंगे, बाकी सारे बेस पेयर लेंगे, और अगर आरएनए है तो उसमें थाइमिन नहीं लेंगे, बाकी सब कॉमन होते हैं, सब पढ़ा चुके, ठीक। तो नाइट्रोजनस बेस फर्स्ट पोजीशन पे जोड़ते हैं, और फिफ्थ पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप जोड़ते हैं, P11O फॉस्फेट ग्रुप जोड़ते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है किसका, न्यूक्लियोटाइड का। यहां तक स्ट्रक्चर देखना, ये मतलब जहां पे फॉस्फेट ग्रुप नहीं जुड़ा है, यानी ये वाला पोर्शन आपका नाइट्रोजनस बेस इंक्लूडिंग पेंटोज शुगर, ये न्यूक्लियोसाइड हुआ। ये क्या हुआ बच्चा, न्यूक्लियोसाइड हुआ, और न्यूक्लियोसाइड पेन नहीं दिख रहा था, तो ये न्यूक्लियोसाइड हुआ, क्या हुआ, न्यूक्लियोसाइड। और पूरा स्ट्रक्चर यहां से यहां तक मिला के, मतलब इंक्लूडिंग नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोटाइड। यही अगर आप लगाते जाइए
देखिए ये आपका नाइट्रोजनस बेस और इसके बीच में जो बॉन्ड बना है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, और ये फॉस्फेट और इसके बीच में जो बॉन्ड बना है ये वाला, ये है आपका ईस्टर फास्फो ईस्टर बॉन्ड। और अगर नेक्स्ट वन इसी से लगाते जाएंगे तो यानी ईस्टर दो, वहां का ईस्टर और इसका ईस्टर नेक्स्ट वाले का, तो फास्फो डाइस्टर। तो याद रखना एक के साथ फास्फो ईस्टर बॉन्ड और इसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और नेक्स्ट यूनिट आप लगाते जाइए, नेक्स्ट मोनोमर बनाते जाइए, तो इसी तरह फास्फो डाइस्टर बॉन्ड से जुड़ते चले जाएंगे। यानी ये लेंथ यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पर डिपेंड करेगा आपका लेंथ ऑफ डीएनए। सीधा सवाल था, समझ गए बच्चा? आइए, बिसाइड एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल फंक्शन एज अ मैसेंजर आरएनए एज एडिशनल रूल एज वेल। कह रहे हैं जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम करता है, साथ में उसके मैसेंजर आरएनए। तो आरएनए का फंक्शन याद रखना, आरएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, ये तो ही है, मैसेंजर का काम कर सकता है, मैसेंजर का काम करता है, मैसेंजर मॉलिक्यूल, एडाप्टर मॉलिक्यूल, एक्ट एज अ कैटलिस्ट यानी कैटालिटिक फंक्शन भी शो करता है। बताया था मोस्ट ऑफ द कैटलिस्ट जो है प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, बट एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम किसका? राइबोज का, आरएनए का। तो आरएनए है एडिशनल रोल, एडाप्टर मॉलिक्यूल, ठीक है, एडाप्टर भी हो गया स्ट्रक्चरल की तरह, कैटालिटिक की तरह, यानी ऑल ऑफ दीज आंसर जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन में सीक्वेंस कौन डिसाइड करेगा? ठीक है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, जेनेटिक कोड की आपका सीक्वेंस। देखिए सीक्वेंस डिसाइड करता है क्या बनेगा, वो है आपका जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के बारे में आपने पढ़ा, जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होते हैं। क्या होते हैं? जेनेटिक कोड आर ट्रिपलेट। कितने होते हैं? 64 कोड होते हैं कोड, लेकिन इसमें केवल 61 कोड फॉर अमीनो एसिड, यानी 3 कोडॉन कैसे होते हैं? 3 कोडॉन नॉनसेंस कोडॉन होते हैं, स्टॉप कोडॉन होते हैं, टर्मिनेटर कोडॉन होते हैं। कौन कौन से? वाग, यूएजी एंड यूजीए। ऐसे याद कर लो, उगा बताया था तुमको ट्रिक कल, यूएए, यूएजी, यूजीए, जिसको जैसा याद हो वैसे याद करो। इसका तीसरा नाम भी इसी सीक्वेंस में, ओकरे, अंबर, ओपल। यूएए को ओकरे कहते हैं, उसको अंबर कहते हैं, और यूजीए को अंबर ओपल कहते हैं। ओकरे, अंबर, ओपल सब कल लिखवाया था, ठीक है। तो कोडॉन कैसे होता है? ट्रिपलेट, जॉर्ज गमोव ने बताया था। 64 कोडॉन कोड फॉर, यानी ओनली 61 कोड फॉर अमीनो एसिड, टोटल 64 होते हैं। 3 आपके स्टॉप कोडॉन होते हैं, वो स्टॉपिंग का काम करते हैं, उनका कोई प्रोटीन सिंथेसिस में रोल नहीं होता है, ठीक है। और 1 अमीनो एसिड कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन, हेंस कोड आर डीजेनरेट। पूछेगा कोड डीजेनरेट क्यों है? क्योंकि बच्चा एक अमीनो एसिड कई कोडॉन से कोड की जा सकती है, इसीलिए कोड डीजेनरेट है। कोड यूनिवर्सल क्यों है? क्योंकि जैसे एग्जांपल उठाता है कि फेलिनएलाइन, यू फेलिनएलाइन कोड करता है, यू फेलिनएलाइन के लिए कोड करता है फ्रॉम एक बैक्टीरिया से टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। सब में यू यही करेगा, एक्सेप्ट कुछ कंडीशन है आपका, जो आप माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है उसको छोड़कर, ठीक है, उसमें छोड़कर। तो कोड यूनिवर्सल है, कोड डीजेनरेट है, कोड हैविंग नो पंक्चुएशन, ठीक है। ये सारी बातें आप कोड के बारे में याद रखिए। जेनेटिक कोड, जॉर्ज गमोव। आगे बढ़ जाओ, इससे ज्यादा क्या है? विच आर द फॉलोइंग मोस्ट अबंडेंट जेनेटिक मटेरियल। तो मोस्ट अबंडेंट जेनेटिक मटेरियल होता है आपका डीएनए। द लेंथ ऑफ डीएनए कैरेक्टरिस्टिक, देखिए मोस्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल एक्ट एज अ डीएनए। डीएनए ही क्यों होता है? क्योंकि इसके बहुत सारे रीजन है। डीएनए जो है थर्मली स्टेबल होता है, केमिकली लेस रिएक्टिव होता है, जो कम रिएक्टिव होगा वो स्टेबल ज्यादा होगा, ठीक है। इसमें म्यूटेशन स्लो रेट से होती है, ठीक है। म्यूटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आरएनए बेटर होता है, ठीक है। और वो कैटलिस्ट की तरह काम इसलिए होता है, उसका हाई रिएक्टिव, लेस स्टेबिलिटी, मोर लेवाइल होता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द डीएनए, इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, इसीलिए वहां आंसर डीएनए। लेंथ ऑफ डीएनए इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बैक्टीरियोफेज नोन एज 5174 हैज अ 86 न्यूक्लियोटाइड। अभी उस दिन बताया था कि इसका जो होता है बैक्टीरियोफेज लैम्डा का, हम बेस पेयर में नहीं तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड में करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, ऐसे सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, वो भी कैसा? सर्कुलर होता है। सिंगल बताया था कि 2 प्रकार हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड, सिंगल। डबल स्टैंड में भी लीनियर है कि सर्कुलर है, तो इसका सिंगल सर्कुलर है। और इसमें कितने बेस पेयर थे? 5386, 5386 न्यूक्लियोटाइड थे, इसलिए बी वाला स्टेटमेंट गलत है। लेंथ ऑफ डीएनए जे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म अलग अलग होगा, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, इसलिए असर्शन तो सही, रीजन फॉल्स है। देखिए दिस इज योर रेप्लिकेशन। क्या डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना क्या कहलाता है? बताया था ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ठीक। अब मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनाना है, प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन होता है। एफएचसी क्रिक ने दिया था इसे कि भैया एफएच किस साइंटिस्ट गिवन पाई, देख लिखा नहीं लिखा, लिख लो।
FHC क्रिक, ठीक है। डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन, और मैसेंजर आरएनए से अगर डीएनए बन रहा है दिस इज अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और जो एंजाइम होगा यहाँ यूज वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। तो बस पता हो गया हमें सारी बातें। अब ABC कुछ भी पूछ लिया तुम। ए क्या है? ट्रांसक्रिप्शन है। आगे बढ़ जाओ। ए ट्रांसक्रिप्शन कहाँ? ए ट्रांसलेशन लिखें गलत, यहाँ पे ए ट्रांसक्रिप्शन है, कहाँ गया भैया? ये भी गलत है। ए ट्रांसक्रिप्शन है, ठीक है। बी क्या है? ट्रांसलेशन है। बी ट्रांसलेशन यहाँ पे लिखा है, बी ट्रांसलेशन है, ठीक है। सी रेप्लिकेशन है क्या? सी रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन है, ठीक है। डी यानी मैसेंजर आरएनए से डीएनए का बनना, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी सी तो एकदम सही है। डी वाला देख लेते हैं, डी क्यों गलत है। बी को ट्रांसलेशन कह रहे हैं, ठीक है। ए को ट्रांसक्रिप्शन कह रहे हैं, ठीक है। सी को रेप्लिकेशन कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन रिवर्स ट्रांसलेशन कह नहीं, रिवर्स ट्रांसलेशन नहीं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, इसलिए डी, बी गलत है। आइए, हाउ मेनी नंबर ऑफ, बहुत बार पूछा गया है ये, इसमें से कोई भी एक प्रोसेस पूछ देगा, याद रखिए। यानी ट्रांसलेशन में प्रोटीन बनती है, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है, और आरएनए से डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है बाय द प्रोसेस बाय यूजिंग एंजाइम दैट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। याद रखना। हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड फाउंड इन द बैक्टीरियोफेज 5174? अभी बताया था 5386, 5386 सी आंसर। आगे बढ़ जाओ। जो लोग हम क्वेश्चन कह रहे हैं उसमें टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। हाउ मेनी बेसिस पेयर अ बैक्टीरियोफेज लैम्डा हैज? बैक्टीरियोफेज लैम्डा 48502। देखिए 3-4 ऑर्गेनिज्म थे, एक था आपका बैक्टीरियोफेज लैम्डा, इसमें 5386 सॉरी 48502। इसके 5174 में कितना था? 5174 में आपका 5386 बेस पेयर थे। अब आप दो और पढ़ लो यार, अब ये दो का क्वेश्चन आ गया, हो सकता है आगे दिया। देखिए एसर्सिया कोलाई, ई कोलाई में का डीएनए कंटेंट कितना था? 3.3 इंटू 10 रेज द पावर 6, नहीं ये तो हैप्लॉइड कंटेंट हो गया ह्यूमन का। 4.6 इंटू 10 रेज द पावर 6, और हैप्लॉइड कंटेंट जो था, हैप्लॉइड कंटेंट ह्यूमन था, वो 3.3 इंटू 10 रेज द पावर 9 बेस पेयर था, ठीक है। बेस पेयर, इसमें भी बेस पेयर, इसमें भी बेस पेयर, याद रखना, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड के नंबर में करते हैं सिर्फ, उसमें 5386 यानी 5174 में न्यूक्लियोटाइड, यहाँ बेस पेयर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सर्कुलर डीएनए डबल स्टैंडर्ड है ही नहीं, ठीक है, सिंगल है। बेस पेयर याद रखना 10 रेज पर 6 4। और अगर हैप्लॉइड कंटेंट ह्यूमन का हो गया ये, डिप्लॉइड कंटेंट पूछे तो इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी 6.6 इंटू 10 रेज द पावर 9 बेस पेयर इन द डिप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन। अगर बॉडी में पूरा देखा जाए तो डिप्लॉइड कंटेंट ही होता है, एक्सेप्ट जर्म सेल लाइक स्पर्म एंड ओवा, वो हैप्लॉइड कंटेंट होते हैं। आगे बढ़ो। हाउ मेनी बेसिस पे रिसर्च को भी आ गया, बताया था 4.6 इंटू 10 रेज द पावर 6, ये हो गया, यानी 46 इंटू 10 रेज द पावर, मैथ के साथ खेलना चाह रहा है, यूनिट करना, इतनी छोटी बात। तो बोथ है एंड 46 को यार 46 इंटू 10 रेज द पावर 5 कहो या 4.6 इंटू 10 रेज द पावर 6 कहो, मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बी वाला ये ज्यादा करेक्ट है, मोर अप्रोप्रिएट है। क्योंकि कहते हैं जब कभी भी हम इसमें डेसिमल, इसमें नंबर में रेज द पावर करते हैं तो उसको मिनिमम वैल्यू में, यानी उसमें दशमलव वाली यूनिट प्रेफर की जाती है। एनसीईआरटी भी लिख सकता था यार 46 इंटू 10 रेज द पावर 5, उसको आता नहीं था, क्या आता था, लेकिन 4.6 इंटू 10 रेज द पावर 6 लिखना ज्यादा साइन कन्वेंशन के हिसाब से उचित होता है, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे दिया है, लगा ही दोगे बोथ एंड भी। आगे बढ़ जाओ बच्चा, आंख बंद करके क्वेश्चन नहीं करते इसीलिए। हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए इज, हैप्लॉइड अभी बता 3.3 इंटू 10 रेज द पावर 9 बेस पेयर। अगर 3.3 इंटू 10 रेज द पावर 9 बेस पेयर अभी बताया था होता है, और अगर मुझे इसी को और करना है तो 33 इंटू कर लो 10 रेज द पावर 8 कर लो। अब यहाँ पे 0.33 करना होता तो 10 रेज द पावर 10 हो जाता। इस तरह तो यूनिट कन्वर्जन आप बढ़ा घटा सकते हो ना बच्चा। 3.3 हो गया, 33 इंटू 10 रेज द पावर 8, ये भी लिखा है ऑप्शन में, बोथ एंड बी। यू किसके लिए कोड करता बता था? फेनिल अलानाइन के लिए। फेनिल अलानाइन कहाँ बच्चा? 5वां कहाँ है भाई? एक का 50 ये है। ट्रिपल सी किसके लिए कोड करता है? एक ही ऑप्शन है, फेनिल बताओ। बी का फॉर ट्रिपल सी प्रोलीन के लिए करता है, इसमें बच्चा फंसा ही नहीं होगा। डबल ए किसके लिए कोड करता है? लाइसिन के लिए कोड करता है। और ट्रिपल जी किसके लिए कोड करता है? वो ग्लाइसिन के लिए करता है, ठीक है। यानी इसमें 4 ऑप्शन थे और इसमें 3 4, उसमें भी 1 2 3 4, तो बचा कौन भाई? फर्स्ट 4 सेकंड थर्ड, इसमें 5 है, ओके। इसमें 4 है तो यानी एक छूटेगा ही। क्वेश्चन
और घुमाया जा सकता था। विच ऑफ द फॉलोइंग पिरामिडिन इज कॉमन इन बोथ डीएनए एंड आरएनए, कह रहा है कौन सा पिरामिडिन कॉमन होता है बोथ डीएनए। तो बताया था मैंने आपको दो टाइप के न्यूक्लियोटाइड हैं, ये इसमें आपका बेस पेयर दो टाइप के हैं, कौन कौन से, प्यूरीन, इसका स्ट्रक्चर भी बताया था कल, प्यूरीन और पायरामिडीन। अरे यार हट जाओ भाई, जिद पकड़ लेता है। एक प्यूरीन एक पायरामिडीन। प्यूरीन कौन कौन से होते हैं, एडेनिन गुआनिन होते हैं। पायरामिडीन क्या होता है, थाइमिन साइटोसिन एंड यूरासिल, ये होते हैं। ठीक, अब आप देखिए कहेगा बोथ डीएनए एंड आरएनए, यानी थाइमिन केवल डीएनए में पाया जाता है, यूरासिल केवल आरएनए में पाया जाता है। तो कॉमन कौन बचा, सी सब में पाया जाएगा, यानी साइटोसिन। लगा दिए होगे आंसर इजी है। ये देखिए ये आपका कोडिंग स्ट्रैंड है, ये आपका कोडिंग स्ट्रैंड है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ठीक है, कह रहे हैं ए क्या है, ए प्रमोटर है, और ये बी टर्मिनेटर है। ये जो दो बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ए प्रमोटर बी टर्मिनेटर। सी वाला कोडिंग, जबकि अनफॉर्चुनेटली किसी भी चीज का कोड नहीं करता, केवल यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको क्यों बनाया जाता है कोडिंग स्ट्रैंड, कि सारे जो पॉइंट लेने हैं वो यहीं से लिए जाते हैं, यानी इसको एक एज इंडिकेटर पॉइंट माना जाता है कोडिंग स्ट्रैंड। और ये क्या है, ये आपका ए वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये रिप्लिकेशन फोर्क है। आइए आगे बढ़िए। डी क्या कह रहा है, डी इज ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, यानी ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है, एकदम सही है। और क्या बच गया है लेबलिंग से, सी नंबर। और सी नंबर क्या है आपका, ये यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन है, क्या है स्ट्रक्चरल जीन। ठीक, तो कह रहे हैं ए क्या बच्चा, प्रमोटर है, ए प्रमोटर देख लो कहीं, ए प्रमोटर है, सही लिखा है। बी नंबर का टर्मिनेटर है, बी टर्मिनेटर, ये भी सही है। सी नंबर देख लो, सी नंबर क्या आपका कोडिंग है, सी कोडिंग, सी कोडिंग स्टैंड नहीं, इन्होंने वाई को कोडिंग नहीं, एक्स को कोडिंग करी, ऊपर वाला टेम्पलेट है, यानी ये गलत हो गया, समझ गए। डी वाला ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है, सही है। बी टर्मिनेटर है, यानी बी टर्मिनेटर ठीक है। सी जे स्ट्रक्चरल, ये स्ट्रक्चरल जीन है, सी नंबर सही है। ए प्रमोटर है, ठीक है। एक्स जो है टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ठीक है, ये टेम्पलेट हो गया, बताया तभी ना, ये आपका एक्स वाला टेम्पलेट है और ये वाला आपका कोडिंग है, तो आपका वाई कोडिंग होना चाहिए, वाई कोडिंग स्ट्रैंड है। बी तो सब सही लिखा है। अदर क्वेश्चन गलत, अदर ऑप्शन क्यों गलत देख लो। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, डी को ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट कह दिया, ठीक है। ए को टर्मिनेटर कह दिया, ए टर्मिनेटर है, अब ए प्रमोटर है, इससे पहले गलत, यही मिल गया। ट्रांसक्रिप्शन साइट डी टर्मिनेटर नहीं भैया, डी आपका क्या है ट्रांसक्रिप्शनल स्टार्ट साइट है, तो ये भी गलत हो गया, इसलिए बी आंसर है इसका आपका। न्यूक्लियोटाइड इज द 3 कंपोनेंट, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, ठीक है। राइबोज होता है आरएनए में, डीऑक्सी होता है डीएनए में, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप। कह रहे हैं देयर आर 5 टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस, यहीं फंसे हो गया आप। पहली बार जब हमने भी किया तो लगा कि सही है। देयर आर 5 टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस, क्या 5 टाइप का नाइट्रोजनस बेस है। टाइप में बच्चा देयर आर 2 टाइप ऑफ नाइट्रोजन, प्यूरीन एंड पिरामिडीन। एक्चुअली आप एडेनिन गुआनिन थाइमिन साइटोसिन यूरासिल को नाइट्रोजनस बेस मान लेते हो, प्यूरीन और पिरामिडीन में बांटा गया है। इन्हें 2 टाइप के एक्चुअली हैं। प्यूरीन 2 प्रकार का होता है, एडेनिन गुआनिन, यानी प्यूरीन बाईसाइक्लिक होता है, बताया था कि बाईसाइक्लिक होता है आपका प्यूरीन, और पायरामिडीन मोनोसाइक्लिक होता है, मोनोसाइक्लिक पायरामिडीन होता है। और ये आपका इसमें आता है थाइमिन साइटोसिन यूरासिल। इसके हिसाब से तो आपने सब सही, एडेनिन गुआनिन थाइमिन साइट सब लिखा, लेकिन टाइप में देख लेना बच्चा आपका प्यूरीन और पिरामिडीन के बारे में 1 मिनट आपको बता देता हूँ सारी चीजें। प्यूरीन ऑलवेज बाईसाइक्लिक, यानी 2 ऑप्शन में रिंग बना के देख लीजिए तो आप भूल जाओगे किसका स्ट्रक्चर बन के आगे पे, तो उसमें देख लेना जो अगर बाईसाइक्लिक बना है तो थाइमिन साइटोसिन यूरासिल पहले उड़ा देना, क्योंकि एडेनिन गुआनिन यानी आपका सीधा प्यूरीन ही हो सकता है बाईसाइक्लिक। उसके बाद मोनोसाइक्लिक देख लेना, पायरामिडीन होती है, तो थाइमिन साइटोसिन यूरासिल में आंसर लगाओ। फिर आगे जाओ, मोनोसाइक्लिक जो आपकी पायरामिडीन है वो बनी होती है 4 कार्बन प्लस 2 नाइट्रोजन से, 4 कार्बन प्लस 2 नाइट्रोजन से, यानी यही 4 कार्बन प्लस 2 नाइट्रोजन, यानी पायरामिडीन की रिंग के साथ मैं अगर इमिडाजोल जोड़ दूं, क्या इमिडाजोल क्या होता है, 2 नाइट्रोजन 3 कार्बन का कंपाउंड इमिडाजोल कहलाता है। यानी पिरामिडीन प्लस इमिडाजोल इक्वल टू पिरामिडीन, यानी पिरामिडीन डबल रिंग क्यों होता है, एक रिंग होती है पिरामिडीन वाली टाइप की, यानी उसके तरह, और एक होता है आपका इमिडाजोल, इसलिए बन जाता है प्यूरीन, ठीक है। और यूरासिल का स्ट्रक्चर मैंने बताया था
कि पिरामिडीन में भी अगर फंस जाओ कि कौन सा है कौन सा नहीं है, तो मोनोसाइक्लिक फंस जाना, तो ये देख लेना, ये आपका NH, यहाँ पे NH, ये आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये आपका सीधा बन गया स्ट्रक्चर किसका, ये स्ट्रक्चर बन गया आपका यूरासिल का। तो अब हो गया खत्म काम आप कहानी। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि भैया बताइए मोनोसाइक्लिक हम देख लिए, लेकिन दो ऑप्शन जा रहे हैं जो कि दोनों पिरामिडीन है, यानी थायमीन हो सकता है, साइटोसिन, यूरासिल, कुछ भी हो सकता है उसमें से दो। तो दो ऑप्शन में आप फिर कंफ्यूजन होगा, तो यूरासिल का ये स्ट्रक्चर होता है, ये देख लेंगे। अगर यूरासिल की यही बना है तो मार देना, नहीं तो फिर वो नेक्स्ट वाला होगा जो भी होगा थायमीन। या अब देखो मैं थायमीन का भी स्ट्रक्चर हटवा देता हूँ, मैं यूरासिल घूर लिया, NH यानी बताया था क्या, 2N होगा और 4C होगा, 2 नाइट्रोजन प्लस 4C, पहचान लो। 2 नाइट्रोजन है, 1 2 नाइट्रोजन, ठीक है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 और 4 कार्बन, ठीक है, 4 कार्बन 2 नाइट्रोजन। अब देखना ये हो गया आपका किसका, यूरासिल का स्ट्रक्चर। अब यूरासिल में ही हम छेड़खानी करेंगे, यूरासिल के स्ट्रक्चर में छेड़खानी करेंगे, यानी यूरासिल 5 मेथिल यूरासिल के 5वें पोजीशन पर मेथिल लगा दूं तो इसका नोमेनक्लेचर बन जाता है 5 मेथिल यूरासिल। और आपको पता है कि 5 मेथिल यूरासिल किसे कहते हैं, थायमीन का नाम है 5 मेथिल यूरासिल। यानी यहाँ पे 5वें पोजीशन पे आप क्या लगा देंगे, 5वें पोजीशन 5 मेथिल यूरासिल में 5वें पोजीशन में CH3 ग्रुप लगा देंगे, यानी ये मेथिल लगा देंगे। दिस इज कॉल्ड योर 5 मेथिल यूरासिल। अब ये बना मत जाना कि यूरासिल जो है केवल भैया DNA में, RNA में पाया जाए, DNA में नहीं, लेकिन DNA में अबे नाम तो पढ़ो, 5 मेथिल यूरासिल किसका नाम है, थायमीन का, और थायमीन होता है DNA में। तो ये हो गया आपका, अब 5वें पोजीशन पे क्या लग गया, मेथिल, तो ये स्ट्रक्चर हो गया थायमीन का। थायमीन और यूरासिल के याद के लिए डबल स्ट्रिंग देख लेना, तो प्यूरिन को मार देना, इसलिए ये गलत हो गया। 2 टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस, कुछ लोग करेंगे 60, सब सही है, एडेनिन गुआनिन थायमिन। ऐसा स्टेटमेंट 1 करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, ऐसा आंसर ए है। आप लगाएंगे बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, सी, आगे बढ़ो, ए आंसर है। नाइट्रोजनस बेस लिंक टू द पेंटोज शुगर थ्रू, नाइट्रोजनस बेस बताया था अभी, पेंटोज शुगर आपके पहले कार्बन से जुड़ी होती है, नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर के पहले कार्बन से जुड़ा होता है और बॉन्ड होता है ग्लाइकोसिडिक, सी आंसर। इलुसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर, इलुसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर मतलब व्याख्या, स्ट्रक्चर ऑफ DNA रिमेन्ड इल्यूसिव मतलब गुप्त रहा फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत समय तक इसके बारे में पता नहीं चला, सही है। देयर आर टेक्निकल लिमिटेशन इन सॉल्यूशन ऑफ लॉन्ग पॉलीमर इंटैक्ट, जाहिर सी बात है दोनों बातें सही हैं, क्योंकि इतना लॉन्ग पॉलीमर जो इंटैक्ट था आपके, उसको आइसोलेट करने में बहुत सारे टेक्निकल लिमिटेशन थी, इसलिए उसकी समरी जो है बहुत समय तक हिडन रही। इल्यूसिव मतलब हिडन, इसका देखो एक एक चीजें याद रखना, एक एक मीनिंग वर्ड में तभी समझ में आएगा पूरा हिडन। और इल्यूसिडेशन मतलब होता है समरी या व्याख्यान, तो व्याख्यान बहुत ज्यादा नहीं हो पाया, हिडन रहा, क्यों, क्योंकि हमारी टेक्निकल लिमिटेशन थी, क्यों, क्योंकि लिमिटेशन की वजह से भाई आइसोलेट ही नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज्यादा स्टडी नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए असर्शन और रीजन सही है, बिकॉज लगा के पढ़ो सही हो जाएगा, आ जाएगा। बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फाउंड ड्यू टू, बैकबोन पूछा है कि बैकबोन ढांचा, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर तो आपको 3 कंपोनेंट देखने को मिलते हैं, कौन कौन से, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस आपके फॉस्फेट ग्रुप। लेकिन बच्चा ये बताओ इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड पूछा है, तो याद रखना शुगर एंड फॉस्फेट जो होता है वो बैकबोन बनाता है आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, इसमें कहीं भी नाइट्रोजनस बेस नहीं होता इसके बैकबोन में। Which of the following additional group are present in every nucleotide residue in RNA compared with the DNA? OH ग्रुप, मेथिल ग्रुप क्या होता है, सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप होता है। Which of the following additional group present in every nucleotide residue in RNA? RNA में क्या होता है, राइबोस शुगर होती है, राइबोस शुगर में सेकंड पोजीशन पे OH लगा रहता है, और अगर यही OH इसमें का O निकाल दो यानी डीऑक्सीराइबोस शुगर हो गई, तो सेकंड पोजीशन आपने उठा लिया, ठीक है, मेथिल नहीं OH ग्रुप। पूरा स्ट्रक्चर बताया था यार, विचार तो फॉलोइंग इज अनदर केमिकल नेम फॉर 5 मेथिल यूरासिल, अभी बताया था, कहां है 5 मेथिल यूरासिल, अरे यार 5 मेथिल यूरासिल है कहीं, डी आंसर। डीएनए से एसिडिक सब्सटेंस होता है, पहली बार इसे न्यूक्लिन नाम दिया गया, किसने दिया, ठीक है, आपके फ्रेडरिक माइसर साहब 1869 में दिए थे, फ्रेडरिक माइसर साहब ने दिया था 1869 में। न्यूक्लिन केमिकल सब्सटेंस था, एसिडिक सब्सटेंस था, न्यूक्लिन एसिडिक सब्सटेंस था, ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिफाइड अभी बताया फ्रेडरिक माइसर, डी आंसर, इसका 2 सब छप गया। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, कह रहा है यूरासिल प्रेजेंट इन डीएनए में पाया जाता है, बिल्कुल सही है, अबे सही है, इतना जल्दी नहीं पढ़ना होता भाई। डीएनए इज प्रेजेंट इन, थायमीन इज प्रेजेंट इन डीएनए एंड यूरासिल प्रेजेंट इन आरएनए,
कुछ भी बदल देते हैं, आंसर सही हो जाता है। थायमिन इज प्रेजेंट इन दैट अ प्लेस ऑफ यूरेसिल। थायमिन आरएनए की, आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता, डीएनए में यहाँ डीएनए लिखते हैं थायमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए इन प्लेस ऑफ यूरासिल, तो बात सही हो जाती। या लिख देते कि यूरासिल इज प्रेजेंट इन आरएनए इन प्लेस ऑफ थायमिन, कुछ भी कर लेते। यानी याद रखिए आप आरएनए में क्या पाया जाता है आपका यूरासिल, और डीएनए में पाया जाता है थायमिन, यानी बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। हेलिकल स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी क्या देते हैं, फॉस्फोडाइस्टर हाइड्रोजन या प्लेन ऑफ द बेस पेयर। तो बच्चा हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रोवाइड करता है और प्लेन ऑफ बेस पेयर दैट स्टार्ट विद डबल हेलिक्स के अंदर, दोनों जो है इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। द पिच ऑफ डीएनए हेलिक्स कितनी होती है, पिच 3.4 होती है, बताया था 3.4 पिच होती है। सेंट्रल डोगमा, वही सेंट्रल डोगमा एफएचसी क्रिक, कहीं ऑप्शन में है, प्रोपोज्ड बाय द एफएचसी क्रिक, अभी बताया था सेंट्रल डोगमा फ्रांसिस क्रिक। यार यही कि द इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम डीएनए टू मैसेंजर आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए से फिर हमारा प्रोटीन बनता है, ठीक है। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन, डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन, और मैसेंजर आरएनए से डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। द सीक्वेंस ऑफ बेस इन द स्टैंड इज नोन एज सीक्वेंस इन द अदर स्टैंड बी प्रिडिक्टेड। अगर एक का सीक्वेंस पता है, यानी एटीजीसी में कुछ भी पता है हमें, तो दूसरे का हम बता दें। क्यों? एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ पेयरिंग करेगा और गुआनिन साइटोसिन के साथ करेगा। एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, एडेनिन थायमिन से डबल बॉन्ड, और गुआनिन जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है साइटोसिन से। बताया था एटीजीसी का रेशियो जो है कांस्टेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू चारगाफ रूल। अगर नहीं है ऐसा तो वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं, नॉट एप्लीकेबल इन अदर देन डबल स्टैंडर्ड डीएनए। सिंगल स्टैंडर्ड में एप्लीकेबल नहीं है, डबल स्टैंडर्ड में एटीजीसी का रेशियो सेम होता है, इसको बताया था चारगाफ ने, इसलिए इसे चारगाफ रूल कहते हैं। और अगर मोर देन 1 आता है इसका रेशियो, एक केस ऑफ यूकैरियोट का है, और लेस देन 1 आता है प्रोकैरियोटिक का केस है। आगे बढ़ जाओ, सब बताएं। इसीलिए हाँ, तो ये वाला से सही है, दे कैन सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, इसी कारण जो है कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से हम बता सकते हैं। सेंट्रल डोगमा बाय स्टेट द जेनेटिक फ्लो फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड प्रोटीन। आपका डीएनए टू आरएनए, दिन यहाँ भी एक एरो होनी चाहिए, आरएनए से प्रोटीन, तो डी आंसर। टिपिकल न्यूक्लियोसोम कितने होते हैं, 200 बेस पेयर का होता है। बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इंपैक्ट विद बीड ऑन स्ट्रिंग समझ के तुरंत न्यूक्लियोसोम मत मार देना, यहाँ इतना मत पढ़ना, आगे बढ़ो। टू फॉर्म अ क्रोमैटिन फाइबर दैट फर्दर कॉइल एंड कंडेंस एट मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम। इसको क्रोमोसोम कहते हैं, कंडेंस होकर बनाता है। बहुत लोग न्यूक्लियोसोम लगाएंगे बीड ऑन स्ट्रिंग से। नाइट्रोजनस बेस लिंक टू द OH ग्रुप ऑफ थर्ड कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर थ्रू द ईस्टर्न लिंकेज टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड। कह रहे हैं न्यूक्लियोसाइड बनेंगे, नाइट्रोजनस बेस को जोड़ते हो, तीसरा नहीं भैया, पहली कार्बन में जोड़ता हूं मैं, भी बताया था, तीसरा कार्बन नहीं। वेन फॉस्फेट ग्रुप लिंक टू द पांचवा कार्बन ऑफ न्यूक्लियोसाइड थ्रू हाइड्रोजन लिंकेज, हाइड्रोजन लिंकेज नहीं फास्फो ईस्टर लिंकेज, तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। बात सही लिखा था, लेकिन यहाँ पे फास्फो ईस्टर लिख देते, वहां पे आपका पहला कार्बन पे होता है, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे होता है, इसलिए दोनों गलत, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, डी आंसर। कह रहा है पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन हाई लेवल रिक्वायर्ड एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन दैट कलेक्टिवली रिफर टू एज हिस्टोन, ऑक्टोमर, हिस्टोन। कहते हैं कि एडिशनल प्रोटीन चाहिए, उसे क्या कहते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमैटिन, एनएचसी प्रोटीन, क्या एनएचसी प्रोटीन कहते हैं। टिपिकल न्यूक्लियस सम ऑफ रीजन ऑफ क्रोमैटिन लूजली पैक्ड, बताया था कि 2 प्रकार के हैं आपका, हेटेरोक्रोमैटिन, यू क्रोमैटिन, यही पढ़ लो सब, बार बार सवाल आएंगे तो लगा बनेंगे। हेटेरोक्रोमैटिन, यू क्रोमैटिन। यू क्रोमैटिन जो होता है, यू क्रोमैटिन ये कैसा होता है, लूजली पैक्ड होता है, ये कंपैक्टली पैक होता है, अपोजिट करते जाओ, कंपैक्टली पैक्ड होता है। ये लाइट स्टेन्ड है, ये स्टेन डार्क स्टेन्ड होता है। ये एक्टिव है, ये इनएक्टिव है, ठीक है। अब जो भी पूछा लगा दो। टिपिकल न्यूक्लियस रीजन क्रोमैटिन लूजली पैक्ड, यानी आप इसकी बात करें, स्टेन लाइट की भी लिख दिया है, लूजली पैक्ड स्टेन लाइट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ यू क्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन में आपका डार्क होता है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट बताओ। एट द टाइम ऑफ मेंडल द नेचर ऑफ दोस फैक्टर रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वाज नॉट क्लियर। कह रहा है कि मेंडल के समय में जो फैक्टर था वो क्लियर नहीं था। क्यों? हमें पता ही नहीं था कि जीन करता है कि कौन करता है। उसके समय तो मेंडल नहीं बता दिया था, 1900 से पहले बेचारे निपट गए थे। तो उसके 1800 समथिंग मिड 19th सेंचुरी में इनका वर्क आया था, 1856 7 साल पाइसम सटाइवम पे किए थे, सब अच्छे से बताएं। तो उस समय इनको पता नहीं था, इन्होंने फैक्टर का कुछ कारक है जो करता है, यानी सही है। Over the next 100 years, the nature of putative genetic material was investigated, culminating in the realization that RNA ribonucleic acid is a genetic material. नहीं,
कहा गया नेक्स्ट 100 जीवन में प्यूटेटिव जेनेटिक मटेरियल, जिसको बहुत लोगों ने माना था, यानी एक्सेप्टेड, प्यूटेटिव मतलब एक्सेप्टेड जेनेटिक मटेरियल इन्वेस्टिगेटिंग कल्मिनेटिंग वाज रियलाइजेशन दैट डीएनए इज अ, जिसको मोस्ट ऑफ द वाइडली एक्सेप्टेड किया गया था वो था डीएनए नॉट आरएनए। ये गलत हो गया। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए आर द टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड दैट फाउंड इन लिविंग, सही है, दो प्रकार के होते हैं। डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, आरएनए इज आल्सो एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल सम ऑफ द वायरस, मोस्टली फंक्शन एज अ मैसेंजर, मैसेंजर की तरह भी काम करता है, वायरस की तरह काम करता है, मतलब वायरस में जेनेटिक मटेरियल की तरह काम। बाकी सब सही, एक गलत मिला। पूछे क्या हो, इज अ करेक्ट, करेक्ट पूछा है, यानी कितने स्टेटमेंट है, 5 स्टेटमेंट, एक गलत है, नहीं 4 सही है, 4 ऑप्शन में है 4। अब इसमें जिसको पता नहीं उसमें लगेगा 2-3 गलत, एक गलत। तो एक इस स्टेटमेंट होता था एलिमिनेशन से, देख लेते तो पहला सही, तो पहला हमारे ऑप्शन होना ही चाहिए, तो किसी में पहला लेफ्ट कर दिया तो वो ऑप्शन एलिमिनेशन हो जाता। लेकिन जब नंबरिंग की बात आती है तो हमें एग्जैक्ट पता होना चाहिए ये गलत है और इतने सही है, तभी हम नंबर पे लगा देते हैं, क्योंकि 1 2 3 सबकी पॉसिबिलिटी होती है, एलिमिनेशन से नहीं हो पाता है। यूपीएससी में ऐसे ही सवाल ज्यादा आते हैं। द क्रोमेटिन दैट इज मोर डेंसली पैक्ड इन स्टेन डार्क, अभी बताया था डार्क स्टेन डार्क, हेट्रोक्रोमेटिन स्टेन लाइट, यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन कैसे होता है, इनएक्टिव होता है, और आपका यूक्रोमेटिन एक्टिव होता है, दैट इज कॉल्ड हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, ऑप्शन में है। वैसे तो ट्रांसक्रिप्शन एक्टिव बताया, ट्रांसक्रिप्शन में एक्टिव कौन है, यू वाला, और इनएक्टिव कौन है, हेट्रो, तो आंसर यहाँ पे यूक्रोमेटिन। When Streptococcus pneumoniae bacteria that grow on a culture plate produce a smooth shiny colony, yes, while other produce rough colony, यानी कोई भी प्रोटीन कोट नहीं बनी है तो रफ है, बाकी बनी है तो स्मूथ है। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है म्यूकस, अबे आर वाली रफ है यानी उसमें कुछ बना ही नहीं, आर नहीं, यस स्ट्रेन बैक्टीरिया है वह पॉलीसेकेराइड कोट, while एस स्ट्रेन है डज नॉट, उल्टा कर दिया स्टेटमेंट। यहाँ पे यस स्ट्रेन हैविंग म्यूकस कोट while आर स्ट्रेन डोंट हैव म्यूकस कोट, तो इसे कहते हैं आप क्या, एसर्शन तो सही है लेकिन रीजन फॉल्स है, यानी सी आंसर। यू unequivocal proof that DNA genetic material come from the experiment of कोलिन मैकलेन मैकार्टी ग्रिफिथ अल्फ्रेड हर्श। अनइक्विवोकल प्रूफ मतलब जिसने सबका मुंह बंद कर दिया, यानी कोई आर्ग्यू नहीं कर पाया, ऐसा प्रूफ दिया था मार्था चेज अल्फ्रेड हर्से ने। हर्से और चेज एक्सपेरिमेंट याद रखना। कह रहा है कि एक्सपेरिमेंट में हर्से चेज ने क्या उठाया था, नाइट्रोजनस बेस, हाँ 32 फास्फोरस, और ये नाइट्रोजन और फास्फोरस को इन्होंने उठाया था रेडियो एक्टिव में, और इसी से बताया था एक्सपेरिमेंट। ये क्या है भैया, ये आपका देखो ये डीएनए है, ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए हुआ। ये क्या है, H1 हिस्टोन है, बताया था कितने प्रकार, H1 H2A H2B H3 H4 5 टाइप के था, H2 वाली 2 प्रकार, बाकी H1 H2 H3 H4 लगाते जाओ। तो H1 है, बी वाला H1 हिस्टोन है, ये क्या है पूरा ऑक्टामर है, न्यूक्लियोसोम का पूरा ऑक्टामर, कोर ऑफ ऑक्टामर, और सी वाला क्या है आपका ऑक्टामर, यानी डी वाला डीएनए ठीक है। ए H2 अबे H2A था ही नहीं, H1 था, यहाँ पे H1, तो इस पे H1 लिखा है, बाकी H2 देखो तुरंत एलिमिनेट मार देते हैं कि हाँ सिर्फ H1 देख लेते तब भी आपका आंसर सही होता, आंसर बी जाएगा, फिर मैं मिला देता हूँ वहां पे देखना। ए ऑप्शन में कोर दिया, कोर ऑफ स्टोन सही है, बी वाला ऑप्शन पे H1 हिस्टोन है हिस्टोन, सी नंबर पे क्या होना चाहिए, सी में हिस्टोन ऑक्टामर होना चाहिए है, डी नंबर पे डीएनए होना चाहिए है, बी आंसर। Mice infected with R strain die from pneumonia infection and mice infected with S strain don't develop pneumonia। कह रहा माइस जो R strain से मरा, mice infected with R strain die from pneumonia infection but mice infected with S strain don't develop pneumonia। उल्टा कर दी भाई साहब, माइस किससे मर जाता था, देखो माइस को जब S strain लगाते थे तो मर जाता था, क्यों, क्योंकि वो वायरुलेंट था, यस वाला कोटिंग जो उसकी थी वायरुलेंट थी, तो इसलिए चूहा निपट जाता था, मर जाता था। S strain बैक्टीरिया had somehow been transformed by the heat killed R strain bacteria, नहीं बच्चा, R strain bacteria had somehow been transformed by the heat killed S bacteria। कुछ था जो something was transformed, ये ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था जिसमें देखा गया कि यस, देखो मैं पूरा डिटेल अभी तुरंत बता देता हूँ 2 मिनट में। R strain S strain 2 कॉलोनी उठाई थी, S थर्ड और R सेकंड, मोस्ट एग्जैक्ट यही था, S थर्ड और R सेकंड, ठीक है। पहली बात हो, रफ वाली को रफ इसलिए कहा उसमें म्यूकस कोट नहीं बनती थी, यस वाले में म्यूकस कोट बनती थी और वो वायरुलेंट थी, जब चूहिया को लगाते थे मर जाती थी, R वाली लगाए तो नहीं मरी। फिर देखा गया कि यस वाले को हीट किल्ड कर दो, यानी डीनेचर्ड कर दो, फिर लगा दो तो नहीं मरी। और आप क्या किए, आप कहते थे भैया आर वाली से मरती नहीं और एस वाले को हम मारने लायक छोड़ा नहीं, हीट किल कर दिया, दोनों को मिला के लगा दिए तो मर गई, ऐसा क्यों होना चाहिए, मरना नहीं चाहिए। तो एक्चुअली क्या हुआ, जो
आर वाली थी वो ट्रांसफॉर्म हो गई थी ड्यू टू आपका असिस्टेंट। इसलिए देखा गया कि डीएनए इतना स्टेबल मॉलिक्यूल था, यानी समथिंग, उस समय डीएनए नहीं पता था कि डीएनए ही है, इतना स्टेबल मॉलिक्यूल था कि हीट फील्ड के बाद भी वो ट्रांसफॉर्म करा देता है। इसलिए प्रॉपर्टी होती है जेनेटिक मटेरियल की कुछ, कि भैया वो स्टेबल होना चाहिए, थर्मली स्टेबल, और क्या होना चाहिए, लेस रिएक्टिव होना चाहिए, म्यूटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से में स्लोली चेंज भी होना चाहिए, म्यूटेशन के इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। ये सारी प्रॉपर्टी डीएनए ने प्रूव किया, डीएनए में प्रूव हुई, तो इसलिए ये आंसर दोनों गलत है, डी आंसर होगा। आगे बढ़ जाओ बच्चा। आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है किसमें, टीएमबी में, बैक्टीरियोफेज में, पोलियो, सारे वायरसों में लगभग आरएनए होता है। करेक्ट ऑप्शन, 2 न्यूक्लियोटाइड आर लिंक थ्रू 5 से 3 हाइड्रोजन लिंकेज टू फॉर्म अ डाई न्यूक्लियोटाइड। मोनोन्यूक्लियोटाइड कैन बी जॉइंड इन सच अ मैनर, ना 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 2 न्यूक्लियोटाइड लिंक टू डाई 3 to 5 डाइस। कह रहे मोनोन्यूक्लियोटाइड सच अ मैनर नहीं, एनसीईआरटी में ये बात तो सही, लेकिन 3 to 5 के लिए सच अ मैनर लिखी है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, डी आंसर। लेंथ ऑफ मैसेंजर दैट कैरी इंफॉर्मेशन कंप्लीटली पॉलीप्रेशन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चा इसे, इसे हम कहते हैं सिस्ट्रॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस ऑफ, डीएनए से आरएनए जाएगा, आरएनए से ट्रांसफर, देन अमीनो एसिड, डीएनए से ट्रांसफर नहीं, डीएनए से मैसेंजर आने एंड ट्रांसक्रिप्शन, देन ट्रांसलेशन, यानी अमीनो एसिड बना लेंगे, यही जेनेटिक फ्लो होता है। आरएनए इजली भी एक्सप्रेस, यानी वहां पे 2 ऑप्शन मैंने इसलिए काट लिए कि डीएनए से उठाओ, इसलिए 2 काट गए, यहाँ से ट्रांसफर की वजह से गलत हो गए। आरएनए इजली एक्सप्रेस होता है कैरेक्टर को, आरएनए इज अ डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यस, आरएनए कैन इजली एक्सप्रेस द कैरेक्टर, और आरएनए डायरेक्टली कोड करके भी ये डिपेंड नहीं करता डीएनए, जबकि डीएनए डिपेंड करता है। आगे बढ़ो, हाउ मेनी डिफरेंट कोडॉन आर पॉसिबल विथ एडेनिन एंड साइटोसिन, एडेनिन और साइटोसिन, यानी ये वाला कॉमन कर दूं मैं, अगर क्या, जैसे आप पूरा टेबल बनाते हो, इसमें 64 टेबल बनाना है, 1 2 3 4, ये हो गए, 1 2 3, ये 4 खाने हो गए, यानी इसमें 16 बन गए होंगे, 1 2 3 4, 4 चौक 16। अब इसमें 64 कोडॉन फिट करना है, तो आप कैसे करोगे, इसको करो UCAG, ऊषा जी, ऐसे याद करना, ऊषा जी UCAG। अब इसमें एक एक भरते जाओ, UCAG, सब खाने में एक एक रहेगा, UCAG, और इसमें भी UCAG, इसमें भी UCAG, यानी हमें पहले ये उठाना, फिर इसमें से एक उठा लेना है, यानी U और ये U उठा लो, फिर नेक्स्ट इसको 2 लो, U लो, यानी इसमें 2 ऑप्शन में U ले लो, इसको अब ये बदल दो, UCAG कर दो यहां से, ये वाले से। इसी तरह हमें ये उठाना है, तो यानी UC कॉमन कर लो, UC कॉमन कर लो, अब फिर UCAG भर दो पूरा, ये वाले UCAG। अब आ जाओ, इसको भरना है, तो C और CU उठा लो, यानी CU 4 बार होगा, फिर ऊषा जी UCAG। इसी तरह इसको भरना है, तो AU कॉमन होना चाहिए आपका, AU। इसी तरह आपका इसको भरना है, तो GU और GU 4, फिर लास्ट वाले में भरना है, आपको अलग करना है, कौन सा, UCAG। इसी तरह पूरा आप भर सकते हैं, पूरा टेबल इसी तरह भर सकते हैं। तो कहा गया भैया कि हाउ मेनी डिफरेंट कोडॉन, अगर मैं एडेनिन और साइटोसिन भी लूं, यानी मुझे यही लेना है, एडेनिन और गुआनिन नहीं लेना है, यानी ट्रिपलेट बनाना है, तो या तो डबल ए कर लो, एक जी कर लो, या एक ए कर लो, डबल जी कर लो, ऐसे पॉसिबिलिटी बताओ कितने इसमें बनाए जा सकते हैं एडेनिन और साइटोसिन। तो इस तरह 8 बनाए जा सकते हैं, कितने, 8। अगर आप इसको पूरा टेबल भरोगे, यहाँ पे पेपर अपने एनसीईआरटी में देखना बच्चा, तो यूसी से लेके, यानी हमें एडेनिन और साइटोसिन के अलावा कुछ और नहीं चाहिए, ना जी चाहिए ना और कुछ चाहिए, हमें एडेनिन और साइटोसिन से लेकर देखना कितने कोडॉन बनाए गए, तो 8 बनाए जाएंगे। और ठीक है, वो अलग अलग कोड करेंगे, जैसे फेलिन एलाइन की यू करता है, फेलू इले मतलब इलिन, फिर थ्रो थायरोसिन, इसलिए सबके नाम हैं, ठीक है, अलग अलग कोड करते हैं, तो बहुत सिंपल। अमीनो एसिड वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय द पेप्टाइड GUC GUA GU द कैरेक्टर ऑफ विच कोड रिफर टू एज। हाँ, और ये कोड क्यों, क्योंकि थर्ड की वजह से ही डिजनरेसी आती है, तो ये कहलाते हैं वन कोड इज कोड बाय वन अमीनो एसिड कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन। तो इसी तरह कह रहा है कि कैरेक्टर ऑफ जेनेटिक कोड रिफर टू अमीनो एसिड जैसे वैलिन के बारे में लिखा है कि ये इतने सारे से कोड हो रहे हैं, यानी कह रहा है कि वन अमीनो एसिड कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन, इसलिए कोड क्या है, ऐसा लक्षण है, तो कोड डीजनरेटेड है, यानी उसकी डीजनरेसी। यूनिवर्सलिटी कब होती, यूनिवर्सलिटी ये कहती है कि फेलिन एलाइन यू सब पे कोड करता है, यानी यूनिवर्सल बात हुई। नॉन एम्बिग्यूटी मतलब पंक्चुएशन का यूज नहीं है, कॉमा लेस वही बात है, तो सारे प्रॉपर्टी तो है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से। अल्फ्रेड हर्से मार्था चेज ने किस पे वर्क किया था बच्चा,
ये किया था आपके बैक्टीरिया पे। फ्रेडरिक ग्रिफिथ परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किस पे किया था आपके इन्होंने ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग अपन बैक्टीरिया, इन्होंने बैक्टीरिया उठाया था, कौन सी, न्यूमोकोकस। पिछला वाला आंसर क्या था, अल्फ्रेड चेज हार्सियन, इन्होंने शायद बैक्टीरियोफेज पे किया था। इसका आंसर ए। आगे बढ़ जाओ, इसका आंसर सी, इसका आंसर भी आपका डी होगा क्योंकि बैक्टीरिया पे काम किया था 28 पे 1928 पे। न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट पेप्टाइड यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस कॉल्ड हिस्टोन। ठीक है, न्यूक्लियोसोम इन द क्रोमैटिन साइड बीट एंड स्ट्रिंग स्ट्रक्चर व्हेन viewed अंडर द माइक्रोस्कोप। न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट द रिप्रेजेंटेटिव यूनिट इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमैटिन कहलाता है बच्चा, हिस्टोन नहीं, ये गलत है। न्यूक्लियोसोम क्रोमैटिन और बीट एंड स्ट्रिंग, ये सही है, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, बी आंसर। स्टेबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल में फर्स्ट एविडेंट एंड स्टेबिलिटी किसने एविडेंट किया था, तो ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ने एक्सपेरिमेंट में बताया कि यही तो बताया था कि हीट किल्ड बैक्टीरिया मारने के बाद भी देखो उसमें आर वाले को रफ वायलेंट कर दे रही थी, यानी जब चूहे पे लगा रहे मर जा रही थी, यानी इतना स्टेबल मॉलिक्यूल था कि वो फिर भी ट्रांसफॉर्मिंग करा ले रहा था, यानी कह रहा था स्टेबिलिटी जो थी वो बताई गई थी ट्रांसफॉर्मिंग की, ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल 1928 से 1928 में है ना। 1920 के बाद ये होड़ मच गई कि भैया मेंडल साहब का काम 1900 में छपा, उसके बाद ये पता लगाना शुरू हो गया 20 के बाद कि भैया कब क्या है जेनेटिक मटेरियल हमारा, तो ये था 1928 में जाके एक वैलिड प्रूफ जो शुरुआत मिली वो आपकी ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। मेक आरएनए लेबाइल एंड इजीली डिग्रेडेबल, क्या बनाता है आरएनए को, तो पता है कि आपको 2-डीऑक्सीराइबोस शुगर पाई जाती है सभी न्यूक्लियोटाइड चेन में, आरएनए में यही बनाते हैं इसको थर्मो लेबाइल, यानी ये इजीली डिग्रेड हो जाता है, यानी मोर रिएक्टिव लेस स्टेबल, यानी बी आंसर। आरएनए इज डिपेंड ऑन डीएनए फॉर अ प्रोटीन, आरएनए डिपेंड करता है डीएनए पर, सही है। प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी हैज इवॉल्वड अराउंड डीएनए, नहीं अराउंड आरएनए डिवॉल्व होता, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसिस प्रोटीन, आरएनए सिंथेसिस मशीनरी अराउंड आरएनए, असर्शन तो सही है, रीजन फॉल्स है। बहुत स्टेटमेंट आर करेक्ट, अच्छा स्टेटमेंट टाइप है, ठीक 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 कोई बात नहीं, ऐसा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, ए उठा लो। जेनेटिक एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज वेरी क्लियर है, जेनेटिक एप्लीकेशन इम्प्लीकेशन बहुत सही है, क्लियर है। ईच स्ट्रैंड फ्रॉम डीएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट इन द न्यू स्ट्रैंड, द 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दिस प्रोड्यूस वुड बी आइडेंटिकल टू द पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल। कह रहा है कि जेनेटिक इम्प्लीकेशन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए क्लियर है, कह रहा है कि बताया था सेमी कंजर्वेटिव से, अभी बताया था कि आप एक लीजिए पेरेंटल, उससे कॉपी बना दीजिए ईच स्ट्रैंड ऑफ अ डीएनए, जिसको मान लो हमसे आप पेरेंटल डीएनए कह लेते हैं, एनसीईआरटी में से लिखा पेरेंटल डीएनए, एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए, न्यू स्ट्रैंड इसको कहेंगे आप क्या, डॉटर डीएनए, 2 डबल स्ट्रैंड डीएनए, दस प्रोड्यूस वुड बी आइडेंटिकल। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इसीलिए क्या है वेरी क्लियर कट है। द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन कंप्लीट इन कितने 18 मिनट में होता है, कहाँ है, विद इन 18 मिनट, डेटा याद रखना। प्रोकैरियोट से डीएनए स्कैक्टेड नहीं होता, एक लाई करता है एक जगह पे, वही ना इसमें इतना डेवलप्ड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल होता नहीं। प्रोकैरियोट दे डोंट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता और स्कैक्टेड भी नहीं होता, एक प्लेस पे पड़ा रहता है, तो ऐसा स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, बी आंसर उठाओ, आपने दोनों करेक्ट उठाया होगा। विच आर द फॉलोइंग कोडन कोड फॉर अमीनो एसिड मेथियोनिन, बताया था AOG जो कोडॉन है AUG AOG, ये मेथियोनिन के को भी कोड करता है, इनिशिएटर कोडॉन का भी काम करता है, स्टार्टर कोडॉन का काम करता है, यानी इट परफॉर्म डुअल फंक्शन। हमने कोडॉन कोड फॉर अमीनो एसिड आर्जिनिन, आर्जिनिन के लिए कितने कोडॉन करते हैं बच्चा, तो ये 6 कोडॉन कोड करते हैं इसको आर्जिनिन के लिए। यहाँ पे आप जब बनाएंगे डायग्राम तो यहाँ पे आर्जिनिन को आपको लास्ट में यहाँ पे कॉलम पूरा 64 टेबल भरना पड़ेगा, तब आर्जिनिन के 6 कोडॉन आपको मिलेंगे। स्टॉप सिग्नल कंटेन फॉलोइंग बेसिस, स्टॉप सिग्नल यानी स्टॉप कोडॉन आपको पता होना चाहिए, UAA उगा, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे इसे। तो UAA UAG UGA, ओकरे अंबर ओपन, तो एडेनिन है इसमें, है गुआनिन है साइटोसिन कहीं है नहीं है, साइटोसिन है नहीं है, यूरासिल और एडेनिन इतने ही कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, यानी सी आंसर। कह रहा हूं कोडॉन कोड फॉर अमीनो सेरीन के लिए कितना करते हो, तो सेरीन तो याद रखो बच्चा, एक ट्रिक दे रहा हूं, लास्ट याद रखना या ले यस, लाइसिन आर्जिनिन या सेरीन, अभी आर्जिनिन के लिए पूछा तब सेरीन के लिए पूछ रहा है ना, और लाइसिन के लिए पूछे तब भी तीनों के लिए कितने 6 कोडॉन कोड करते हैं। कह रहा इनकरेक्ट है।
एडिशन डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हाउ मेनी एंजाइम आर रिक्वायर फॉर, कह रहा है एडिशनल एंजाइम आर रिक्वायर, ठीक है। फॉर अ लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल सिंस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए में बी सेपरेट इन द एंटायर लेंथ रेप्लिकेशन अगर इनमें स्मॉल में है, जैसे रेप्लिकेशन 4 कहते हैं, बताया था इसको। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेशन ओनली वन डायरेक्शन, 3 to 5 नहीं 5 to 3 डायरेक्शन, ये गलत मिल गया। 5 से 3 डायरेक्शन बच्चा 5 to 3 डायरेक्शन पे काम करता है, और इन्होंने 3 से 5 किया, नहीं गलत है। वन स्टैंड ऑफ रेप्लिकेशन फॉर कंटिन्यूअस होता है, एक कंटिन्यू 3 से 5 वाला कंटिन्यूअस और 5 to 3 वाला डिसकंटिन्यूअस, तो ये सेमी कंजर्वेटिवली ये सी आंसर, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। जेनेटिक डिक्शनरी 64 कोडान, जिसमें 64 कोडान में 64 कोडान कोड नहीं करते, 61 करते हैं। द कोडान इज ट्रिपलेट, सही बात है। 64 कोडान ऑफ आरएनए नहीं, देयर 44 नॉनसेंस नहीं, 3 टाइपिकल नॉनसेंस है। जेनेटिक कोड ट्रांसलेट लैंग्वेज ऑफ अमीनो एसिड, ये आरएनए को आरएनए इनटू प्रोटीन, प्रोटीन इनटू डीएनए, आरएनए इनटू अमीनो एसिड इनटू आरएनए। करे जेनेटिक कोड ट्रांसलेट करता है लैंग्वेज की आरएनए को प्रोटीन में, ठीक है, क्योंकि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, तो आरएनए से प्रोटीन, ये प्रोटीन से डीएनए क्या करेंगे हम, आरएनए से डीएनए क्या, सब गलत है। डिटर्मिनेशन ऑफ वन अमीनो एसिड बाय मोर देन वन कोडॉन इज मोर देन वन कोडॉन, बताया था कि एक अमीनो एसिड मोर देन कोडॉन से, ऐसा कोड में क्या है, ये डीजनरेसी है, कोड की डीजनरेसी कहलाती है। इंड्यूसिबल ओपेरॉन रेगुलेटर जीन रिलीज रिप्रेसर, देखिए 3-4 प्रकार का होता है रिप्रेसर, ठीक है। इंड्यूसिबल ओपेरॉन में जो रेगुलेटर का काम करता है वो रिप्रेसर, ठीक। अभी अब बताते हैं स्ट्रक्चरल जीन रिप्लेसर जीन प्रमोटर और यही वाले। ऑपेरॉन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, देखिए ऑपरेटर भी होता है, स्ट्रक्चरल भी, ऑपरेटर रेगुलेटर भी होता है, यानी कुल 4 प्रकार, स्ट्रक्चरल, रेगुलेटर, ऑपरेटर एंड प्रमोटर। तो इसमें सारे ऑप्शन लिख दिए हैं, यानी एक रिपीट भी किया, मतलब कि कितने ऑपरेंड कंसिस्ट ऑफ, ऑपरेटर भी से भी बना होता है, स्ट्रक्चरल भी होता है, ऑपरेटर तो ही है, रेगुलेटर भी होता है, यानी रिप्रेसर और ऑपरेटर, प्रमोटर, यानी हमें सब उठाना है, क्यों प्रमोटर एंड ऑल ऑफ दिस, क्योंकि प्रमोटर के साथ ऑपरेटर भी होता है, रेगुलेटर भी होता है, रिप्रेसर भी होता है, यहाँ भी ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल लिखा है, नहीं स्ट्रक्चरल को छोड़ा था, समझ पाए। E. coli DNA being negatively charged held by some protein has that positively charged termed as nucleoid. The DNA nucleoid organized in a very small loop, ना बच्चा, not in very small loop, large loop. इतना बड़ा DNA small loops में कहा जाएगा। सेशन सही, रीजन फॉल्स, स्टेटमेंट 1 सही है, बी इनकरेक्ट है। एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन 20 मिनट में डिवाइड करता है पर तुरंत, और कितना होता है 2000 बेस पेयर पर सेकंड, 2000 बेस पेयर पर सेकंड। VNTR वेरिएबल नंबर टेंडन रिपीट किसमें होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज करते हैं, डीएनए फिंगर एलेक्स जेफरी ने डेवलप किया था। विच आर द फॉलोइंग, कह रहा है कि किसका मतलब एक होता है, जैसे जीनोम का मतलब पूरा होल कंटेंट ऑफ डीएनए जीनोम होता है, तो हिस्टोन कह रहे नहीं, कोडॉन को आरएनए कहते नहीं, सिस्टोन को आरएनए कहते नहीं, सिस्टोन पार्ट ऑफ डीएनए होता है, तो नन ऑफ दीज, कोई एक दूसरे का मतलब है ही नहीं, सब अलग अलग मतलब के हैं। और उसमें बताया कौन किसका मतलब एक जैसे होता है दोनों का। इट इज मेड बाय 2 पॉलीपेप्टाइड चेन वेयर बैकबोन इज कंस्टिट्यूटेड बाय शुगर बेस एंड फॉस्फेट प्रोजेक्ट इन आउटसाइड, फॉस्फेट आउटसाइड होता है। द बेस इनटू स्ट्रैंड आर पेयर थ्रू द फॉस्फेट एस्टर फॉर्मिंग अ बेस पेयर। एडेनिन फॉर्म 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, 80 डबल बॉन्ड बनाता बच्चा, एडेनिन डबल बॉन्ड बनाता थायमिन के साथ, और साइटोसिन बनाता है गुआनिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, यानी तो गलत हो गया, 3 बॉन्ड नहीं बनाता। द 2 चेन आर कॉइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन, ये भी सही है, इसमें गलत क्या बताने, करेक्ट पूछा है, ये भी 2 स्ट्रैंड आर कॉइल्ड राइट हैंडेड, ये डी सही है। हाँ, द बेसेस इन 2 स्ट्रैंड पेयर थ्रू द फॉस्फो डाइस्टर, बेसेस जो होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से होते हैं, फॉस्फो डाइस्टर लिखा गलत है। इफ इट इज मेड टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, चेन वेयर बैकबोन कंस्टिट्यूटेड शुगर बेस एंड फॉस्फेट प्रोजेक्ट, बेसेस जो होते हैं वो इनसाइड प्रोजेक्ट होते हैं, ये भी गलत है। बेस होता नहीं ना, बताया था कि शुगर के जो ये बैकबोन बनती है, बैकबोन में बेस नहीं होती, शुगर और फॉस्फेट होता है, तो यहाँ बेस लिखे हैं, ये भी गलत लिखा है। और इनके बेस जो होते हैं प्रोजेक्ट इनसाइड, तो ये मान लो फॉस्फेट को आउटसाइड लिखा है, तो उससे गलत नहीं हुआ, इससे बेसिस की वजह से हुआ, ठीक है। तो ये भी गलत है, सी भी गलत है, और बी क्यों गलत है, क्योंकि द बेसिस इन 2 स्ट्रैंड आर फॉस्फोडाइस्टर नहीं ग्लाइकोसिडिक, तो डी आंसर सही है। A molecule that has a genetic material fulfill the following criteria, कह रहे हैं जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करना, तो हमें कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करना चाहिए। कौन कौन से, रेप्लिका बनाना चाहिए, रेप्लिकेशन आरएनए डीएनए दोनों करते हैं, स्टेबल होना चाहिए, डीएनए इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू आरएनए, यानी बात तो सही है, अभी तो ये डीएनए आरएनए कहीं नहीं रहा, एक जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहा है। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर फर्स्ट चेन ना, इट शुड
फर्स्ट स्लो चेंज यानी म्यूटेशन के लिए ब्रैकेट में म्यूटेशन लिख लो, और ये स्लो चेंज होना चाहिए, म्यूटेशन स्लो चेंज सडन थोड़ी होता है। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, ये भी सही है। तो इनकरेक्ट पूछा होगा फिर एक्सेप्ट इसको छोड़कर, यानी ये हाई वाली प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए कि तुरंत फास्टली हो गया, बाकी सारी प्रॉपर्टी सही है। विच आर द फॉलोइंग सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए एंड यूटिलाइज द प्रोटीन सिंथेसिस एज अ टेम्पलेट, टेम्पलेट की तरह कौन यूज करता है, मैसेंजर आरएनए। विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू, डीएनए इज अ सिंगल स्टैंडर्ड, आरएनए डबल होता है, ऐसा कहाँ लिखा है भाई, गलत। देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ आरएनए, ऐसा कहाँ लिखा है, डीएनए सिंथेसाइज्ड आरएनए, गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। डीएनए बेसिस आर एडेनिन गुआनिन साइटोसिन यूरासिल एंड आरएनए एडेनिन। देखो डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, हो भी सकता है दोनों, ऐसा कुछ नहीं कि आरएनए डीएनए। देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ आरएनए वेयर देयर आर मेनी टाइप ऑफ डीएनए, नहीं आरएनए भी कई टाइप के होते हैं। डीएनए डीएनए सिंथेसाइज आरएनए, बट आरएनए जनरली कैन नॉट सिंथेसाइज डीएनए, नहीं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से बना सकते हो भाई। डीएनए बेसिस आर एडेनिन गुआनिन साइटोसिन यूरासिल एंड आरएनए हैज एडेनिन एंड गुआनिन साइटोसिन एंड थायमिन, ये भी गलत है फिर। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट लेने पे आ जाओगे तो डीएनए सिंथेसाइज आरएनए, बट आरएनए जनरली कैन नॉट। एक्चुअली अब इसको लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के यहाँ पे जनरली लिखा नहीं बना सकते, बाकी बना सकते हो रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट इसके बाद, बाकी ये सब गलत है, क्योंकि डीएनए बेस एडेनिन गुआनिन साइटोसिन सही, यूरासिल थोड़ी होता है डीएनए में, यूरासिल तो आरएनए में होता है। प्रोजेक्ट सीक्वेंस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एचजीपी कितने साल चला, 13 साल। कब से कब, 1990 से 2003, 1990 में लॉन्च हुआ, 2003 में पूरा हुआ, तो 1990 लॉन्च इन 1990, 13 ईयर मेगा प्रोजेक्ट। कह रहा प्रोटीन रिक्वायर चार्ज डिपेंडिंग ऑन द अबंडेंस ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यू चार्ज साइड चेन, ठीक है। हिस्टोन आर रिच इन एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड से होते हैं भाई, हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन एंड लाइसिस्टोन आर रिच इन एसिडिक, नहीं बेसिक अमीनो एसिड एंड लाइसिन और आर्जिनिन होना चाहिए, ला गलत हो गया ये। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। वायरसेस हैव डीएनए जीनोम हैविंग शॉर्टर लाइफ स्पैन, वायरसेस के पास आरएनए जीनोम होता है और लाइफ स्पैन कम होता है, म्यूटेट करते हैं फास्टर, बात सही है, लेकिन वहाँ डीएनए की जगह आरएनए है, डीएनए बीइंग अनस्टेबल, नहीं आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेटेड फास्टर, दोनों स्टेटमेंट गलत है, बोथ आर फॉल्स, डी आंसर है। क्यों, क्योंकि वहाँ डीएनए नहीं आरएनए जीनोम होगा और यहाँ पे डीएनए नहीं आरएनए होगा, जो उसमें होता है और अनस्टेबल होता है। सदन ब्लॉटिंग टेक्निक में व्हाट इज फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप भैया आइसोलेट करो डीएनए को, पहले आइसोलेशन देन डाइजेशन देन अनदर वर्ड, तो पहला आइसोलेशन ऑफ डीएनए। Which step does not involve DNA fingerprinting, क्या नहीं होता, सदन ब्लॉटिंग होती है, जेल इलेक्ट्रोफाइल रिस्ट्रिक्शन बाय होती है, नदन ब्लॉटिंग नहीं होती बच्चा। नदर ब्लॉटिंग किसके लिए होता है, नदर ब्लॉटिंग फॉर टेस्ट ऑफ आरएनए सेगमेंट, पर्टिकुलर आरएनए मिक्सचर में आरएनए का सेगमेंट कौन सा है वो देखने के लिए हम नदन ब्लॉटिंग करते हैं, इसलिए डी गलत है। वजह तो फॉलोइंग की क्या है, ये बताया था कि एक फॉस्फेट से नेक्स्ट फॉस्फेट ऐसे पूरा चेन जुड़ता जाएगा और ये बनाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और यहाँ पे शुगर कौन सी लिए हो ये डिसाइड कर देगी आपको, ये बेसिस है। देखो फर्स्ट कार्बन में शुगर पहले कार्बन से और 5वें कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है, यानी ऐसा करते हैं जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा, लेकिन ये आपका बेस, अब यहाँ पे शुगर थोड़ी पता चल रही है कि ऑक्सी वाली है कि डीऑक्सी वाली है, डीएनए है कि आरएनए है, तो कुछ भी हो सकता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, सब में पॉलीन्यूक्लियोटाइड, लेकिन आरएनए है ऐसा कहाँ लिखा है, डीएनए है ऐसा कहाँ, कुछ भी हो सकता है, वो तो शुगर देख के बताएंगे, डी आंसर। रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिवली होती, पहली बार दिखाया था किसमें, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, एसर्सिफिल 5174 नहीं, एसर्सिया कोलाई में। आओ जी, इनिशिएटर कोडॉन, कोड फॉर मेथियोनिन, कोड फॉर रिप्रेशन इनिशिएशन कोडॉन, ये हो गया आपका फोर्थ, 3 ऑप्शन फोर्थ के हैं। रेगुलेटर जीन, रेगुलेटर जीन आपका क्या होगा, कोड फॉर रिप्रेसर मॉलिक्यूल, सही है, बी का थर्ड उठा लो, बी का दोनों कट गए, सी आंसर है। आगे बढ़ लो, एंटीकोडॉन, एंटीकोडॉन ट्रांसफर आरएनए में पाया जाता है, ऊपर जाके फ्रेगमेंट, लैगिंग स्ट्रैंड यानी लीडिंग और लैगिंग में बताया था, ये आपका सी। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, कह रहा है बैकबोन ऑफ ओरिएंटेड चेन फाउंड बाय शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस की बनी नहीं होती यार, तो फिर गलत। नाइट्रोजनस बेस लिंक्ड टू शुगर मोइटी प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन, नाइट्रोजनस बेस लिंक्ड होते हैं शुगर मोइटी से, अब प्रोजेक्ट करते हैं, नाइट्रोजनस बेस लिंक्ड टू शुगर मोइटी प्रोजेक्ट फ्रॉम, बना ही नहीं होता, नाइट्रोजनस बेस लिंक्ड होते हैं शुगर मोइटी से और प्रोजेक्ट इनसाइड, बाहर निकलो, लेकिन ये गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, बी आंसर। द टेक्निकल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेटेड ओवर रिजेक्ट विद द सेंट्रिक मेम्ब्रेन एंड नाइट्रोजन नोन एज, क्या कहलाता है भाई, सदन ब्लॉटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सदन ब्लॉट, डीएनए प्रोब इज यूज्ड फॉर
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए करते हैं, डिटेक्शन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, मेडिकल जेनेटिक्स के लिए यूज करते हैं, सभी के लिए, ऑल ऑफ दिस। डीएनए फिंगर रिफर टू टेक्निक यूज फॉर डीएनए फिंगर इंडिविजुअल molecular analysis, profile of DNA sample, analysis of DNA sample using printing devices, technique used to molecular analysis different specimen। DNA फिंगरप्रिंटिंग होती है, टेक्निक यूज फॉर फिंगरप्रिंट नहीं है, मॉलिक्यूलर प्रोफाइल ऑफ डीएनए सैंपल, डीएनए सैंपल की क्या प्रोफाइल है उसको पढ़ने के लिए हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस वाज नॉट अ प्रोटीन, सही बात है, ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस प्रोटीन नहीं था। फ्रैंकलिन डिस्कवर्ड दैट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीएजेस डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। एसर्शन तो सही, लेकिन फ्रैंकलिन ने नहीं डिस्कवर किया। फ्रैंकलिन कहां से आ गया? एसर्शन तो सही, रीजन फॉल्स ही आंसर है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफिथ ने किया था ना। बायोकेनेट बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इसका फुल फॉर्म है। ये क्या थे? नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल डीएनए थे जो बैक्टीरिया एंड ईस्ट में पाए जाते थे, और ये वेक्टर की तरह काम करते हैं। तो वेक्टर क्या होता है? करियर होता है, वाहक होता है, जो यूकैरियोटिक को चार्ज भरे जीन को वहां पे इंट्रोड्यूस कराने के लिए होते हैं। जीन ट्रांसफर बायोटेक में अच्छे से बताएंगे, ठीक है। तो अभी याद कर लो कि आर्टिफिशियल होता है यूज फॉर वेक्टर, यानी बोथ, डी आंसर। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने? एलेक्स जेफरी ने किया था, आंसर है। अब ये रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डीएनए पॉलीमरेज आइदर कैन नॉट ओन अपने से नहीं इनिशिएट कर सकता रेप्लिकेशन, सही बात है। रेप्लिकेशन डज नॉट इंडिकेट रैंडमली, किसी भी स्थान से नहीं रैंडमली नहीं कर सकते, दोनों बात सही। देयर इज अ डेफिनेट रीजन, जिसे ओआरआई कहते हैं, ठीक है, लिख दिया, ओआरआई कहते हैं। सच रीजन आर टर्म्ड एज, हाँ ओआरआई कहते हैं उसे। इट इज बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द ओरिजिन रेप्लिकेशन ऑफ द पीस ऑफ डीएनए, इट नीडेड प्रोपागेटेड ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन डीएनए प्रोसीजर रिक्वायर वेक्टर, द वेक्टर प्रोवाइड ओआरआई, वेक्टर ओआरआई प्रोवाइड करता है। यानी सारे स्टेटमेंट सही हैं, नन आंसर है। ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन आरआई पॉलीमर बाइंड टू डीएनए साइट एट किस साइट पे बाइंड करेगा बच्चा? तो प्रोमोटर रीजन पे बाइंड करता है। डीजनरेशन ऑफ जेनेटिक कोड ड्यू टू डीजनरेसी किसकी वजह से होती है भैया? मैंने बताया था कि भैया आप जैसे उठा लिए पहला वाला यू वाला केस, यू वाला, तो यू 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 सब पे कॉमन है चारों पे, लेकिन यहाँ पे ये बदलेगा यू सी ए जी, ऊषा जी। फंक्शनिंग बैड है यार बोर्ड की। यू सी ए जी यानी हमारा यू यू तो कॉमन है, ये तो सबको कोडॉन एक ही कर रहा है, लेकिन यू बदल गया तो फेलिनल लाइन के लिए, ये बदल गया तो फेलिनल, यानी यू 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 सी फेलिनल के, और ये आई डबल एल ई इसके लिए कोड कर रहा है, तो यू यू ये दूसरे के लिए, यानी हमारा तीसरा कोडॉन डिसाइड कर देगा कि कौन सा अमीनो एसिड बनेगी। तो डीजनरेसी किसकी वजह से है? थर्ड मेंबर ऑफ कोडॉन। टर्मिनेटर कोडॉन और टर्मिनेटर नॉनसेंस बताया था, टर्मिनेटर कहो, नॉनसेंस कहो, स्टॉप कोडॉन कहो, हुआ हुआ हुआ, यू ए यू जी ए एंड यू जे ओ करे, इसको अंबर और इसको यूजीए को ओपल, तीसरा नाम था। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट। डीएनए केमिकली लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है, लेस रिएक्टिव होता है, मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू आरएनए, ठीक है। एमंग द फॉलोइंग टू न्यूक्लिक एसिड, डीएनए इज अ बेटर जेनेटिक मटेरियल, बिल्कुल सही। प्रेजेंस ऑफ थायमीन एट प्लेस ऑफ यूरेसिल आल्सो कन्फर्म एडिशनल स्टेबिलिटी, ये भी बात। इनफैक्ट डीएनए बीइंग अनस्टेबल ना, इनफैक्ट आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट फास्टर एंड फास्टर रेट इन वायरस, यहाँ आरएनए होता है तो स्टेटमेंट सही हो जाता है, नहीं गलत है। पहली बात तो अनस्टेबल डीएनए होता नहीं एज कंपेयर टू डीएनए, आरएनए अनस्टेबल होता है। व्हाट विल मेक द आरएनए कोड इफ द कोड इज एटीजी? एटीजी का अगर है तो बताइए आरएनए में क्या कोड करेंगे? आरएनए में बताते कॉम्प्लीमेंट्री, एडेनिन किसके साथ बाइंड करता है? थायमीन के साथ, लेकिन यहाँ पे थायमीन है नहीं, तो थायमीन की जगह क्या है? यूरासिल है। थायमीन किसके साथ बाइंड करेगा? एडेनिन के साथ, यानी एडेनिन होगा आरएनए में, ठीक है। गुआनिन के साथ साइटोसिन करता है, यूएसी, क्या भी लगा दो, यूएसी, सी आंसर। कॉम्प्लीमेंट्री आपको याद है तो तुरंत हो जाएगा। अब आरएनए का केस लिखा है तो वहां पे ध्यान दे लेना, क्योंकि थायमीन वहां नहीं होगा, वहां यूरासिल होगा उसकी जगह। विच फॉलोइंग फंक्शन ऑफ ट्रांसफर आरएनए? कॉपी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, अगर डीएनए टू डीएनए कहता तो फिर वैसे बनाते हैं टी से। कॉपी द जेनेटिक कोड फॉर डीएनए इन न्यूक्लियस, कह रहा है विच फॉलोइंग फंक्शन ऑफ ट्रांसफर आरएनए? कॉपी करता नहीं भाई, कलेक्शन करता है, अमीनो एसिड को ले आता है राइबोसोम पे, कैरी द अमीनो एसिड, नाम पकड़ के ट्रांसफर मत लगा दे, ट्रांसफर जेनेटिक कोड। A main enzyme require the process of DNA replication in the living system with DNA dependent, सही है। It use the DNA to catalyze the polymerization of ribonucleotide, नहीं भैया, deoxyribonucleotide. The main enzyme required in the process of DNA replication in living system DNA dependent DNA polymerase, सही है।
डीएनए टेम्पलेट से जो पॉलीमराइजेशन होगा वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बनेगा ऑफ डीऑक्सी। यहाँ पर डीऑक्सी होना चाहिए, क्यों? क्योंकि राइबोन्यूक्लियोटाइड तो राइबोस शुगर तो आरएनए के लिए है, तो आरएनए के लिए यहाँ होता है, यहाँ डीएनए के लिए डीऑक्सी है। तो ये थोड़ा सा छोटा सा स्टेटमेंट फंसाएगा। असर्शन तो सही, रीजन फॉल्स है। आंखें खोल कर पढ़ा करिए, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट योर 100 क्वेश्चन, ठीक है। मिलते हैं आपको कल आपके एवोल्यूशन के साथ, आपके एवोल्यूशन मतलब आपके चैप्टर एवोल्यूशन के साथ, ठीक है। फिर उसका 100 क्वेश्चन करेंगे, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।